हेलो है एवरीवन। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो एक बार सभी लोग कमेंट करके बता देंगे कैसे हैं आप सभी लोग। उसके बाद हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। और जितने साथी लाइव हैं सेशन को सभी लोग फटाफट से शेयर कर दीजिएगा। कॉपी पेन नहीं लिया है तो कॉपी पेन उठा लो। बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल आज की क्लास में भी रखे गए हैं। ठीक है, देखो अगर जितने मैं प्रैक्टिस सेट करा रहा हूं ना, आपने पूरा अटेंड कर लिया, आप फिर जाकर देखना आरपीएफ कांस्टेबल का पेपर, उसमें आप बैठिएगा, फिर आपको पता चलेगा कि क्या कराया गया था। ठीक है, आइए। तो पहला सवाल आपके स्क्रीन पे, हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये मत देखना कि ये आसान है कठिन है। ठीक है, और पेपर पेपर के जैसा ही करा रहा हूं। ठीक है, कुछ लोग ऐसा बीच बीच में भ्रमित हो जाते हैं कि ये करा दीजिए, ठीक है, सिर्फ कठिन ही करवाइए। भाई पेपर जो है आपका कैसे बनता है, ठीक है, उसी तरह से मैं आपको मॉडल पेपर करा रहा हूं, उससे अच्छा ही है। पहला सवाल आपके स्क्रीन पे सॉल्व करिए और बताइए आपके प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। और क्लास में आने के साथ सभी लोग सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दें। ठीक है, जो लोग बाद में क्लास देखते हैं भाई कोशिश किया करो लाइव अटेंड करने की रात के 9 बजे। यहां पे बोला गया है इनका जोड़ क्या होगा, तो भिन्न का जोड़ सबको आना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, हर का एलसीएम लेते हो जो कि आ जाता है 12। ठीक है, हर का एलसीएम 12, उसके बाद सबका 12 में गुणा कराते हो। इसमें गुणा कराओगे तो ये आपका 4 बनाएगा। इसमें गुणा कराते हैं तो 4 गुणे 4 ये आपका 16 बना देता है। और इसमें गुणा कराओगे तो 4 तियां 12, यानी कि यहाँ पे आपका ये 9 बना देगा। तो 16 और 9 25 हो गया। 25 प्लस का 4 यानी कि 29 हो गया। तो 29 डिवाइडेड बाई 12, 29/12 क्या होगा, हमारे सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 29/12 हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, आसान सा प्रश्न था। ठीक है, तो हर टाइप के प्रश्न। अब दूसरा सवाल, इसमें कई लोग अटक जाएंगे। ठीक है, पहला सवाल आपको जितना आसान लगा दूसरा ही प्रश्न ऐसे ही पेपर में भी होता है। ठीक है, टॉपिक का पता नहीं कि अगले टॉपिक मतलब किस टॉपिक का क्वेश्चन अगला रहने वाला है, बताइए। ध्यान से पढ़ना, सवाल में क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि एक समबाहु त्रिभुज के अंदर वृत्त है, मतलब अंतःवृत्त है, उसके अंदर एक वर्ग है। बात समझ रहे हो, मैं थोड़ा सा आपकी हेल्प करूंगा डायग्राम बना के। ये देखो इस तरह से कह रहे हैं कि आपके पास एक समबाहु त्रिभुज है। देखो अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है ना, सवाल जो है वो सेकंडों का है, मतलब खत्म क्वेश्चन है, आसान सा ही प्रश्न है। अब इसके अंदर बोला गया इसका अंतःवृत्त जो होगा, डायग्राम बनाने की, देखो रफ डायग्राम बनाने की जरूरत है, बहुत ज्यादा सजाने की जरूरत नहीं है। मैं इसलिए थोड़ा सा सजा के बना रहा हूं ताकि आपको चीजें समझ में आए। ठीक है, फिर इसके अंदर एक वर्ग है, इसके अंदर एक वर्ग है इस तरह से। ठीक है, अब ये हुआ आपका प्रश्न। ये आपसे कह रहे हैं इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, मतलब आपसे इसका एरिया पूछा जा रहा है। किसका, इसका, इसका, अरे भाई साहब कहां गए, इसका ठीक है, इसका एरिया आपसे पूछा जा रहा। मैंने चित्र बना दिया, अब तो कम से कम सवाल बना दो आप। तुक्का मत लगाना भाई, सॉल्व करने के बाद ही आंसर बताना। क्योंकि देखो जब आप सॉल्व करोगे आंसर गलत हो गया कोई बात नहीं, कहीं ना कहीं अटक रहे होगे, वो चीजें क्लियर हो जाएंगी। तुक्का लगाने से क्या होता, फिर आप कुछ समझते नहीं हो, फिर तो मामला जो है वो खराब ही होता है। और अगर नहीं बनता है तो ईमानदारी के साथ बता दो कि हाँ मतलब नहीं बना हमसे। आइए समझते हैं। देखो सिंपल सी बात, मुझे ये बताइए समबाहु त्रिभुज में अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होती है। ठीक है, अंतःवृत्त की त्रिज्या मतलब अगर ये इसका केंद्रक हो गया तो ये स्मॉल आर है। ध्यान से समझते चलना। तो स्मॉल आर क्या होता है, साइड डिवाइडेड बाई 2√3, यानी कि जो समबाहु त्रिभुज की भुजा है उसमें 2√3 का भाग लगाते हैं। ठीक है, ये आप कैलकुलेट कर लोगे, ये कितना आ जाएगा, x बटे में 2√3। समझते चलना। अच्छा अगर मैं आपसे पूछ लूं इसका व्यास क्या होगा, आप कहोगे गुरुजी त्रिज्या का 2 गुना होता है। ठीक है, तो इसका 2 गुना कराओगे यानी कि x बटे √3 आ जाएगा। अब यहां पर समझिए, अगर मैं इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा दूं तो आप क्या कहेंगे,
भाई जो व्यास है वही वर्ग का क्या है, विकर्ण का काम कर रहा है, वही क्या कर रहा है, वर्ग का विकर्ण का काम कर रहा है। तो अगर आपको वर्ग का विकर्ण पता होता है तो एरिया वर्ग का कैसे निकाल लेते हैं, फॉर्मूला ये भी बता रखा है, विकर्ण का स्क्वायर बटे में 2, यानी कि x डिवाइडेड बाई √3 का स्क्वायर। अब यहां पे देखो भुजा निकालने की जरूरत नहीं है, तो ये आपका एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 आएगा, बटे में 2 है यानी कि 1/6 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। क्या होगा, 1/6 एक्स स्क्वायर आपके सवाल का सही जवाब हो जाएगा। एक बार मैं समझा रहा हूं, यहां पर देखना। हमने क्या बोला, समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त का ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, अंतःवृत्त के त्रिज्या का। तो त्रिज्या आपने पता करी, अब जो इसका व्यास होगा इस वृत्त का, वो इस वर्ग का विकर्ण है। अगर हम वृत्त के अंदर वर्ग बनाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, व्यास और विकर्ण बराबर होते हैं। और वर्ग का क्षेत्रफल, देखो वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा का स्क्वायर, बट अगर आपको विकर्ण दिया गया, ये भी फॉर्मूला पता होना चाहिए, विकर्ण का स्क्वायर बटे में 2, ये भी होता है वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला, वरना आप कंफ्यूज होगे, भुजा निकालोगे फिर यहां पे। तो ये आपका स्क्वायर बटे में 2 यानी कि कितना आ गया, 1/6 एक्स का स्क्वायर। समझ में आ गया, पता चल गया, चलिए बहुत बढ़िया। और देखो मैं बार बार आपसे कहता हूं भाई, क्लास में कुछ प्रश्न ऐसे मिलेंगे जिनका आपको बाद में भी रिवीजन करना पड़ेगा, और वो सबके लिए अलग अलग हो सकता है, तो प्रॉपर उसको मार्क कर लिया करो कि ये क्वेश्चन हमने गलत किया था, ठीक है। और रेल बुक स्टडी टेलीग्राम पे सर्च करेंगे तो वहां पे पीडीएफ भी अपलोड हो रही है, ठीक है। तो वहां से आप जो है बाद में, मान लो 2-3 दिन पहले, पेपर से 3-4 दिन पहले आपको कुछ जो आपने गलत किया था उसका रिवीजन करना हुआ तो कैसे करोगे, ऐसे ही तो करोगे। ए अनुपाते बी समानुपाते 3:4, मतलब ए और बी का जो अनुपात है वो 3 और 4 के बराबर है, ठीक है। तो यहां पे इसका सीधा सा मतलब ये है कि ए बटे बी हमारा, और मैंने आपको बता रखा अगर इस तरह का डाटा है तो हम लोग क्या करते हैं, सीधा ए का मान 3, बी का मान 4 आप ले लेते हो। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, 5a माइनस का 3b और डिवाइडेड बाई 7a प्लस का 2b, 7a प्लस का 2b। तो वैल्यू आइए पुट कराते हैं भाई, 5 गुणे 3 ये आपका 15 हो जाएगा, 4 तियां 12 हो जाएगा, और बटे में कितना आ जाएगा, 7 तियां 21 हो गया, और 4 दूनी 8 हो गया, ठीक है। तो आप घटा दोगे तो ये आपका 3 डिवाइडेड बाई 29 यानी कि 3/29 क्या होगा, हमारे सवाल का सही जवाब हो जाएगा। क्या होगा, 3 डिवाइडेड बाई 29 हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो कल को यहां पे स्क्वायर वगैरह दे दिया जाता तब भी आपको यही करना है, यही इनका मान है, ठीक है। ए बटे बी अगर 3/4 दिया गया तो ए को 3 लो, बी को 4 लो। ऐसा हम लोग क्यों कर पाते हैं, क्योंकि दोनों की डिग्री सेम है, तो अगर आप एक्स मानोगे वो अल्टीमेटली कट जाएगा, ठीक है। आंसर बताइए क्या होगा, कैलकुलेट करके बताएं। अशोक, जितेंद्र, प्रिया, सुरेंद्र, अविनाश, कार्लोस, चंदन, दीपक, शिवांगी, सुमित, बहुत बढ़िया। और सभी लोग देखो जो भी आपका आंसर आए कमेंट वगैरह किया करो, मतलब पार्टिसिपेट करो। आप ये मान के चलो कि आप क्लास में बैठे हो, आप सामने से ही पढ़ रहे हो, ये नहीं कि मैं पढ़ा रहा हूं यहां पे। मतलब देखो ऑनलाइन में क्या होता है ना, बच्चा रिलैक्स करता है, टीचर मेहनत कर रहा है, जबकि उल्टा होना चाहिए। भाई हम पढ़ा रहे हैं, तुम पता चला जो लेट के क्लास देख रहे हो, इसका क्या मतलब रह गया है, आंसर बताइए। बिग मार्ट कार्ड से भुगतान करने पर 5% की छूट देता है, किसी वस्तु पर 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक होना चाहिए, ठीक है। मतलब आपसे ये कहना चाह रहे हैं भैया, 5% का डिस्काउंट देने के बाद भी 10% का प्रॉफिट कमा लिया जाए तो मार्क प्राइस कितना ज्यादा रखा जाए। वही कंसेप्ट लगाओगे, सीपी और मार्क प्राइस क्या हो जाएगा, 100 माइनस का डिस्काउंट, तो डिस्काउंट 5 दिया जा रहा है यानी कि 100 माइनस का 5, लाभ 10 का कमाना है तो 100 प्लस का 10, ये आपका हो जाएगा यहाँ पे 95, ये 110 हो जाएगा, ठीक है। भाग लगा देते हैं 5 से, तो ये आपका 19 आ जाएगा, और ये आ जाएगा यहाँ पे 22।
तो 3 यूनिट का प्रॉफिट अर्न करना है किस पे, 19 पे, परसेंटेज निकालना है 100 का गुणा, ठीक है। तो 300/19 भाग लगाते हैं 19 से, आपका चला जाएगा 1 बार, यहां पे आपका आ जाएगा कितना, 110, ठीक है। कितना आ जाएगा, 110, तो 5 बार जाएगा, बच जाएगा 15। तो 15 से ही 15/19% क्या करना पड़ेगा, उसको कीमत बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके जब वो 5% का डिस्काउंट देगा तो 10% का उसको लाभ होगा। हाँ, कई बार जो है आपके ऑप्शन ऐसे ही सीधा दे दिए जाते हैं, 300/19, तो कैलकुलेशन आपको नहीं करना पड़ता है, बट यहां पे थोड़ा सा डिवाइड वगैरह करना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा भाग वगैरह लगाना पड़ेगा, भाग भूग लगाना पड़ेगा। आ जाओ जी, आंसर बताइए। कैलकुलेट कुछ देखो, बहुत ही तगड़े सवाल रखे हैं हमने क्लास में, ठीक है। बारह गुणे 15, 15 गुणे 21, 21 गुणे 12 का HCF ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब देखो यहां पे इन्होंने डाटा इस तरह से दे दिया है, ठीक है। एक्चुअल में अगर बिल्कुल बेसिक तरीका आप जानना चाहेंगे भैया क्या होगा, इसका अभाज्य गुणनखंड, इसका अभाज्य गुणनखंड, इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, बट यहां पे हमारे पास ऑप्शन है तो थोड़ी सी हम लोग हेल्प ले लेंगे, देखो, ठीक है। तो जैसे हम लोग बात करते हैं 9 से, क्या 9 से ये डिवाइड, देखो यहां पे 3, यहां पे 3 डिवाइड है, 3 3 डिवाइड है, 3 और 3 यहां पे भी है, 9 से तो डिवाइड है। और अगर आप बात करोगे, जैसे यहां पे 36 दिया गया, बट ये तो इवन नंबर है ही नहीं, तो 36 तो आपका गलत हो गया। 27 की बात करी जाए तो 27 मतलब 3 बार 3 है ही नहीं, यहां पे देखो 3 है, 3 है, उसके बाद बचेगा ही नहीं। तो आपका आंसर यहां पे क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो गया। हमने ऑप्शन की हेल्प से सवाल को बनाया है, ठीक है। ऑप्शन की हेल्प से हमने प्रश्न को बनाया है, क्लियर। कह रहे हैं ऑप्शन में 3 नहीं है इसलिए 1, बताओ इनको 3 HCF नजर आ रहा है। अरे भैया उसका HCF 9 होगा, मैंने कैसे समझाया आपको एक बार फिर से बता देता हूं। देखो 3 यहां भी है, यहां से भी 3 निकलेगा 9, यहां भी 3 है, यहां भी 3 है 9, यहां भी 3 है, यहां भी 3 है 9, तो आपको 3 HCF कैसे दिखाई पड़ रहा है, इसका आंसर बताइए, ठीक है। तो आई होप जिनका आंसर मतलब जिनको 3 लग रहा होगा, आपका जो डाउट था वो क्लियर हो गया होगा, उसका आंसर 9 ही होगा। इसका आंसर बताइए। सॉल्व करके बताएं। ये क्या कह रहे हैं, 150 मीटर ऊंची मीनार से, ये 150 मीटर ऊंची मीनार हो गई, यहां से कुछ दूरी पे एक वाहन देखा जाता और इसका औनमन कोण, औनमन कोण क्या होता है, जैसे देखो हम ऐसे सीधे देख रहे हैं, मान लो मीनार पे मैं खड़ा हूं, अब मुझे इस क्षैतिज रेखा से, ये सीधी रेखा, इससे जितना सर झुकाना पड़ा, ये जो कोण बना, ये सीधी रेखा, ये कोण यही औनमन है, तो ये आपको यहाँ पे 30 डिग्री बताएगा। तो देखो अपने आप क्या होगा, वो 30 है तो भैया ये भी 30 हो जाएगा, ये भी 30 अंश हो जाएगा। इसकी वैल्यू हमें 150 बताई गई है। हमसे क्या पूछा जा रहा है कि मीनार से वाहन की दूरी कितनी, यानी कि ये वाली डिस्टेंस पूछी जा रही है, तो ये आपसे पूछा जा रहा है, इसको हमने एक्स से दिखा दिया। तो क्या हो जाएगा भैया, tan 30 हमारा हो जाएगा 150 बटे में x हो जाएगा, ठीक है। तो x का मान क्या होगा, 1/√3 होता है, तो 150 गुणे में √3। अब √3 की वैल्यू नहीं पता है तो सवाल बनाने में दिक्कत आ सकती है। 1.732 होता है, ठीक है, 732 होता है, तो कैलकुलेट कर लीजिए। और देखो थोड़ा सा आप ऐसे भी देख लो, खैर ये दोनों ऑप्शन पास में है, वरना मैं किसी के साथ चला जाता, बट अभी नहीं जाऊंगा। 15 दूनी 30 हो गया, 45 और 3 48, बच गया 4, 105 4 9 हो गया, बच गया 10,
15 और 10 आपका 25 हो जाएगा और यहां पे दशमलव लग जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 259.8 259.8 मीटर क्या होगा, सही जवाब होगा। √3 की वैल्यू कई बार ऐसे सवालों में दे दी जाती, कई बार नहीं दिया जाता है। ठीक है, कई बार वैल्यू दे दी जाती और कई बार आपको मान नहीं बताया जाता है, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। क्लियर? चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा, कैलकुलेट करें और बताएं आपके सवाल का सही जवाब क्या होगा। फटाफट सॉल्व करके बताइए। उन दो गोलों के आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए जिनके वक्र पृष्ठों के क्षेत्रफल का अनुपात 1:9 है। ठीक है, जिनके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या बताया गया है, 1:9 बताया गया है। तो कैलकुलेट करके बताइए। अब देखो पेपर में कई लोग बस ये देखते हैं कि स्क्वायर करना है या फिर क्यूब करना, आपको ये भी देखना पड़ेगा डाटा क्या बोल रहा है। यहाँ पे गोले की बात करी गई, भाई गोले का अगर मैं बात करूं, ठीक है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि कर्व सरफेस एरिया किस पे डिपेंड करता है, तो ये निर्भर करता है त्रिज्या के वर्ग पे। आयतन की बात करी जाए तो ये त्रिज्या के क्यूब पर डिपेंड करता है। अब देखो स्क्वायर वाला अनुपात दिया गया है, 1:9 दिया गया है, इसका आप रूट लोगे तो 1:3 आ जाएगा, यानी कि हमें त्रिज्या का अनुपात मिल गया। तो आयतन में क्या होगा, अब इसका क्यूब होगा, तो बोथ साइड आप क्यूब कराओगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, 1:27 आ जाएगा। कल को पेपर में हो सकता है 1 ऐसा भी मिल जाए, कई लोग इसको बता देंगे, ये गलत हो जाएगा। हमने क्या बताया भाई, कर्व सरफेस एरिया जो है वो त्रिज्या के क्यूब पर डिपेंड करता है। तो ये जो अनुपात दिया गया है आपको, ये कर्व सरफेस एरिया का यानी कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का दिया गया है। तो त्रिज्या का क्या होगा, इसका रूट लोगे, 1:3 आ जाएगा, और उसके बाद आयतन का बताने के लिए फिर इसका क्यूब करोगे, तो 1 का क्यूब 3 का क्यूब यानी कि 1:27 क्या होगा, आपके सवाल का सही जवाब हो जाएगा। इसका आंसर बताइए क्या होगा, कैलकुलेट करके बताएं। और सभी लोग क्लास में आने के साथ अपनी हाजिरी यानी कि सेशन को लाइक जरूर कर दिया करें। ठीक है, और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि देखो मुझे मतलब जिस तरह का कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं उस तरह से मतलब वो लग नहीं रहा, तो फिर मैं, ठीक है भैया, फिर आ जाऊंगा मैं एनटीपीसी और उस पे। ठीक है, फिर इतना आरपीएफ कांस्टेबल के लिए अगर आप चाहते हैं ये क्लास चले तो थोड़ा सा आपको देखो, उसमें कोई कष्ट नहीं है, नॉर्मल सी चीजें हैं। ठीक है, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें भाई, व्हाट्सएप वगैरह पे कई बार क्लास वगैरह लगा लिया करो, जिससे आपके जो पढ़ने वाले दोस्त हैं उनको थोड़ा पता चल जाए, यही सब करना होता है, बाकी तो क्या ही है। अब यहां पे क्या दिया गया है, 4+√2, और मुझे बहुत दुख के साथ क्लास बंद करनी पड़ेगी फिर। ठीक है, क्योंकि मैं देखता हूं भाई साहब इवेंट लग गया है उस पर, मतलब दोबारा आप क्लास देख लिए दोबारा, जैसे मतलब कल वाला जो क्लास लगा उस पर, मतलब मैंने देखा भी क्लास स्टार्ट करने से पहले सिर्फ 2 लाइक थे उस पर है। हालांकि देखो उससे बहुत कुछ मैटर नहीं करता, बट हाँ इनिशियल उसमें मैटर करता है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसका परिमेयीकरण हम लोग कराएंगे। ठीक है, परिमेयीकरण बेसिकली कराया क्यों जाता है, हर में से रूट को गायब करने के लिए, ताकि डाटा को सिंपलीफाई किया जा सके। अब देखो यहां पे गुणा करा रहे, ध्यान समझना, 4 का गुणा होगा 4√2, 4 का गुणा -1 में -4, √2 का गुणा होगा तो ये आपका 2 बना देगा, और यहां पे गुणा होगा माइनस का √2 आ जाएगा। हर में कितना आएगा, a² माइनस का b² तो 2 - 1 आ जाएगा। कैलकुलेट कर लो, घटाओगे ये आपका 3√2 हो गया, और यहां पे माइनस का 2 बचेगा। हर में 1 है, इसका कोई मतलब है ही नहीं भाई, 5/1 लिखो या फिर 5 लिखो, बात बराबर है। ठीक है, 5/1 लिखिए या फिर 5 लिखिए, बात बराबर है। तो यहां पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी जो है आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सही जवाब हो जाएगा। आ जाओ इधर।
यूपीपी पे कहाँ से फोकस कर लेंगे भाई, उत्तर प्रदेश पुलिस पे कैसे फोकस करेंगे, अभी उसकी कोई मतलब वैकेंसी ही नहीं है। ऐसा थोड़ा ना कि हर कोई अपना जो है फिजिकल और डीवी के चक्कर में परेशान है। कैसी फर्जी बातें करते हो। आंसर बताइए इसका क्या होगा। हाँ नीरज, आपने बात बिल्कुल सही करी भाई, ठीक है, मुझे पहले नहीं पता था, अब मुझे धीरे धीरे लगने लगा है। इसका आंसर बताइए क्या होगा, कैलकुलेट करें और बताएं आपके सवाल का सही जवाब क्या होगा। 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी 1.5 घंटे में कितने खंभों को पार कर लेगी। दिया गया है कि रेल मार्ग पर खंभे 50 मीटर की दूरी पर स्थित है और रेलगाड़ी यात्रा के आरंभ में ही एक खंभे को पार कर लेती है। मतलब शुरुआत में ही उसने एक खंभे को पार किया है। अच्छा ये बताओ, अब इसका मतलब क्या हुआ, अगर ट्रेन 50 मीटर चलेगी तो कितने खंभे पार होंगे। शुरुआत में एक खंभा ये, इसका मतलब वो 2 खंभे पार करी, ये ध्यान देना बस सवाल में, ठीक है। इन्होंने ये जो लाइन ऐड करी है कि वो शुरुआत में ही एक खंभे को पार कर लेती है, मतलब जो भी आपका कैलकुलेशन में आएगा उसमें आपको 1 ऐड करना पड़ेगा। तुक्का मत लगाइए, आंसर सही बताइए। देखो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ट्रेन कितनी दूरी कवर कर रही है। देखो ये मीटर में दिया गया तो इसको भी मैं लिख रहा हूं मीटर में। 36 किलोमीटर का मतलब 36,000 मीटर हो जाएगा, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1,000 मीटर। 1.5 घंटे चलती है तो 1.5 घंटे में ये कितनी दूरी भाई, 36 का 1.5 गुना हो जाएगा 54, यानी कि ये 54,000 मीटर चल चुकी है ट्रेन। अब हम देख रहे हैं कितने खंबे पार कर देगी, तो 54,000 में आप क्या करोगे, 50 का भाग लगाओगे, शून्य से शून्य चला गया, 5 से डिवाइड करोगे एक बार, 0 8 0, ठीक है। बट ये जो एक शुरुआत में ही एक खंबा पार करी है उसको आप ऐड कराएंगे, जो स्टार्टिंग में ही शुरू करते ही उसने एक खंबे को पार किया है। तो इस वजह से आपका आंसर यहां पर कितना होगा, 1081 होगा, ठीक है। क्या होगा, 1081 आपके सवाल का सही जवाब होगा। अब देखो मैंने इस पे मतलब कुछ ऐसा हैज वगैरह नहीं लगाया, जो सवाल अच्छे होते लगा देता हूं, बट हो सकता है ये किसी के लिए अच्छा हो, वो पहले ऐसा सवाल ना देखा हो, मतलब ना बनाया हो प्रैक्टिस वगैरह में, तो आपको फिर अपने हिसाब से मतलब नोट कर लेना है, ताकि एक बार आपके नजर से ये गुजर जाए, ठीक है। मतलब रिवीजन आप और कर लो, वरना फिर ध्यान में रहेगा नहीं, ठीक है। कुछ प्रायिकता के क्वेश्चन भी हमने ऐड किए हैं, ऑप्शन आपको नहीं दे रहा हूं, आप फ्री है, ठीक है। ऑप्शन से आप इसमें कुछ कर भी नहीं पाओगे, ठीक है। बस आपको सवाल बनाना है और बताना है इसका आंसर क्या होगा, कैलकुलेट करके बताइए। देखो हिंदी में डाटा थोड़ा सा बदल लेना, यहां पे बोला गया है 5 पुरुष 2 महिला। एक काम करो ना भैया, हिंदी वाला डाटा ही सही मानो, ठीक है। हिंदी वाला ही डाटा आप सही मानिए। यहां पे आप कर लेना 7 और यहां पे कर लेना 4, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, कहा जा रहा है कि 7 पुरुष और 3 महिलाओं में से 4 पुरुष और 2 महिलाओं का समूह कितने तरीके से बनाया जा सकता है। देखो समूह बनाने का मतलब क्या है भाई, आप क्या कर रहे हो, 7 में से मतलब हमारे पास जो महिलाएं हैं कितनी है, 7 है, इसमें से हमें क्या करना है, सॉरी 3 महिलाएं, इसमें से 2 का चुनाव करना है। अब ये मैं आपको बताता हूं भाई, सिलेक्शन की अगर बात करी जाए, जैसे मान लीजिए हमारे पास 5 गेंदें हैं, ठीक है, उसमें से आपको क्या करना है, एक गेंद का चुनाव करना है, तो वो आपका क्या होगा, 5C1 होगा, ठीक है। अब ऐसे यहां पे देखो आपको क्या करना है, 4 पुरुष लेने 7 में से, तो 7C4 हो जाएगा, और महिलाएं हैं 3, उसमें से 2 महिलाओं को शामिल करना है, तो 3C2 हो जाएगा। भाई टोटल 7 महिलाएं हैं, इसमें से 4 पुरुष को लेना है, तो कितने तरीके होंगे, 7C4। 3 महिलाओं में से 2 महिलाओं को लेना है, तो 3C2। अब ये सॉल्व करना आना चाहिए। अगर किसी को एकदम नहीं पता है उसके लिए मैं यहां पे ये भी बता देता हूं, NCR क्या होता है, n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r का फैक्टोरियल, और यहां पे n माइनस r का फैक्टोरियल, ठीक है। बाकी देखो अगर आपने टॉपिक नहीं पढ़ा है तो पूरा टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, ठीक है।
इसको सॉल्व करते भैया ये कितना हो जाएगा, 7 गुणे 6 गुणे 5, 4 फैक्टोरियल का भाग लगाऊंगा तो वो डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे 3 फैक्टोरियल यानी कि 3 इंटू 2 बचेगा, इंटू 3 का मान 3 ही आ जाएगा। तो 3 दूनी 6 से इस 6 को निपटा दो, 7 पचा 35 हो गया, 35 गुणे 3 यानी कि कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा। क्या होगा, 105 यानी कि 105 हमारे सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, देखो टॉपिक पूरा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि देखो कब हम लोग एनसीआर ले लेते हैं, कब एनपीआर ले लेते हैं, कब एन फैक्टोरियल लेते हैं, वो सब आपको सवाल करने के बाद, मतलब बेसिक कम से कम 3-4 घंटे पूरा टॉपिक पढ़ने के बाद तब चीजें समझ में आती हैं। बट मैंने बोला था बीच बीच में एक आधा सवाल कराएंगे, तो कभी अगर दिख गया गलती से, दिख सकता है छोटे मोटे सवाल प्रायिकता के, आपके कांस्टेबल के भी पेपर में, इसका आंसर बताइए क्या होगा, कैलकुलेट करके बताएं। 37 गुणे 30 मीटर माप वाले आयताकार पार्क में अंदर की ओर एक रास्ता बना हुआ है जो 570, अब ये क्या होगा, मीटर स्क्वायर की ही बात हो रही है भाई, क्षेत्रफल की बात हो रही है, तो ये 570 वर्ग मीटर होगा, इतना जगह घेरता है। रास्ते की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। क्या बताना है, रास्ते की चौड़ाई बताइए। अब आपको देखो यहां पे पता है ना, अंदर की तरफ रास्ता बना है, तो जब रास्ता अंदर की तरफ बनता है तो एरिया ऑफ पाथ यानी कि रास्ते का क्षेत्रफल, ये भी नहीं पता होगा तो सवाल क्या खाक बनेगा बताओ भाई। बाहर की तरफ जब रास्ता बनता है तो रास्ते का क्षेत्रफल यहाँ पे प्लस में हो जाता है। डी ही क्या है, रास्ते की चौड़ाई, ये पार्क की लंबाई चौड़ाई है, हमसे रास्ते की चौड़ाई पूछी गई है तो 2D हो गया, लंबाई प्लस चौड़ाई कितना हो जाएगा, 37 प्लस का 30 यानी कि आपका 67, 67 आ गया, माइनस का 2D, और ये बराबर किसके आ गया, हमारा यहाँ पे 570 के दिया गया है। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा आप काम कर रहे हैं यहाँ पे, हम लोग पता क्या करने वाले हैं भाई, यहाँ पे आपको थोड़ा सा ऑप्शन की हेल्प लेनी पड़ेगी, वरना ये द्विघात समीकरण बनाएगा, आप सवाल को बनाओगे फिर आप कंफ्यूज होंगे। ठीक है, हम क्या करने वाले हैं, इसका और इसका, मतलब दो डाटा है, इन दोनों का गुणा 570 के बराबर कब होगा। देखो रास्ते की चौड़ाई अगर आप 10 लेते हो, सुनते रहना भाई, 10 लेते हैं तो ये 20 बनाएगा, बात को समझना। तो ये 20 जब इसमें से घटाओगे ये 47 हो जाएगा और ये 20 हो जाएगा। क्या आया ऑप्शन नंबर ए से, नहीं आया। फिर हम 5 लेके देखते हैं, 28 क्यों नहीं ले रहा हूं, देखो 28 दूनी 56, ये उल्टा सीधा डाटा देगा, लास्ट में 0 मिलेगा है नहीं। 5 जब लोगे तो 5 गुणे 2 10 हो जाएगा, तो ये घटाओगे 57 आएगा, और 5 दूनी 10 आ जाएगा, और देखो गुणा इनका क्या हो रहा है 570, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका सही जवाब है। ठीक है, अब ये सब टेक्निक आपको पता होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ फॉर्मूले से आप बना दोगे, बात समझ रहे हो भाई, ऐसा नहीं कि सिर्फ सीधा सीधा फॉर्मूला लगाएंगे और सवाल बनाएंगे। कई बार ऐसा भी होता है कि फॉर्मूले के बाद भी आप कैलकुलेशन में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, क्योंकि आप खुद देखो, अगर मैं यहां पे देखो गुणा करा दूंगा तो ये द्विघात समीकरण बना लेगा, और हमें इन सबसे बचना होता है। पेपर में आपके पास ऑप्शन भी मौजूद रहता है। कई लोग जल्दबाजी में गलती ये सब कर सकते हैं कि सीधा यहां पे मान रख दिया 10 और ये 10, आंसर इसको टिक कर देंगे, जबकि ये रास्ते की चौड़ाई पूछा, यहां पे 2D लिखा गया है, अगर आप डी 10 लोगे तो यहां पे 20 आएगा, यही मैं लिख के यहां पे बताया हूं आपको, वही बात मैंने आपको समझाई है। ठीक है, तो जब डी का मान 5 होगा तो 2D आपका कितना होगा, 10 होगा। बेहतरीन सवाल, एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है 2019 में। ठीक है, डाटा थोड़ा सा चेंज हो सकता है, बट इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था, सॉल्व करके बताइए, कैलकुलेट करें और बताएं। आज मैंने आपसे पहले ही बोला था कि प्रैक्टिस सेट में मजा आ जाएगा, भरपूर मजा आएगा भाई। मैं तो चाहता हूं पेपर ऐसा बने, बट
मेरी इच्छा ये नहीं कि कांस्टेबल का पेपर ऐसा बने, बट हाँ एनटीपीसी का पेपर जरूर बने। भाई कांस्टेबल का पेपर थोड़ा आसान बनना चाहिए, ठीक है, इसीलिए थोड़ा फोकस आसान क्वेश्चनों पे भी रहता है। बट ये बात करें अगर दो चार सवाल आ गए, जैसे आरपीएफ एसआई में आ गए थे, ठीक है, तो उसको भी आप कर पाओ। 2 की घात 2, 3 की घात 2, 5 की घात 2 गुणे 7 की घात 1 के ऐसे कितने गुणनखंड हो सकते हैं जो 50 से विभाज्य है लेकिन 100 से विभाज्य नहीं है? जो 50 से विभाज्य है लेकिन 100 से विभाज्य नहीं है, बताइए। बारह आ रहा पक्की बात? आइए देखते हैं 12 आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखो अगर 50 की बात करी जाए, भैया 50 यहां पे क्या होगा, 5 की पावर 2 और 2 की पावर 1। ये हमने कर लिया अलग। ये हमने अलग क्यों किया, क्योंकि यही है 50, ठीक है। अब इसके बाद डाटा क्या बच गया, 2 की पावर 1। ध्यान से समझना, यहां पे जो बच रहा है उसको मैं अलग से लिख रहा हूं, और उसके बाद 3 की पावर 2 और 7 की पावर 1, ठीक है। ये डाटा हमारे पास बच गया। अब देखो आपको ये भूल जाना है, हमें यहां पे पता करना नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे, ठीक है। नंबर ऑफ फैक्टर देखने पड़ेंगे। बट मुझे ये बताइए, आपको देखो समझा रहा हूं कैसे गलतियां होती हैं। लोगों ने क्या किया, 2 गुणे 3 गुणे 2 कर दिया, आंसर बता दिया 12, और 12 हो गया गलत। इतना तो सोच लेते हैं कि 50 बना लिया और आंसर फिर 12 बता दिया। मेरे भाई आप ये बताइए, अगर मैं इसका सम गुणनखंड ले लूंगा, अगर मैं इसका सम गुणनखंड ले लूंगा तब तो 100 से वो डिवाइड हो जाएगा ना। तो यहां पे हमें सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ ऑड फैक्टर लेने हैं। बात समझ में आया क्यों? क्योंकि आपसे बोला गया है कि संख्या 100 से विभाज्य ना हो। तो ऑड फैक्टर क्या होगा, इसको हटाओगे, 2 + 1 और 1 + 1, यानी कि 3 गुणे 2, आपका आंसर सही वाला कितना होगा, 6 होगा। तो मैक्सिमम लोगों का गलत था, किसी का बीच में सही आया हो तो बात अलग है, बट सभी लोगों ने ये सवाल गलत किया है। और आपके जानकारी के लिए मैं यहां पे लिख भी देता हूं, एनटीपीसी 2019। क्योंकि वरना कई लोगों को ये लगेगा ना कि सर पता नहीं कहां से, मतलब किसी अलग ग्रह से सवाल लेकर आए हैं क्या। कुछ कमेंट कर देते हैं कि एसएससी का सवाल करा रहे। अरे भैया सब मतलब है, मामला सेट है, ठीक है। एसएससी के सवाल रेलवे में, रेलवे के सवाल एसएससी में पूछे जा रहे हैं, तो इस चक्कर में रहना मत। इसलिए जो मैं करा रहा हूं वो करते जाओ भाई। आप देखो अपने साइड से, मतलब जितना मैं जो आपको करा, इस तरह का प्रैक्टिस सेट मतलब ऑनलाइन टेस्ट में तो भूल ही जाओ, और खुद से सवाल ढूंढ ढूंढ के कर नहीं पाओगे। मैं फिर से बता रहा हूं, यहां पे हमने ऑड फैक्टर क्यों लिखा, देखो अगर इसका आपने इवन फैक्टर लिया, जैसे 50 गुणे जैसे ये 2 हुआ, या फिर 50 गुणे 6 हुआ, तो संख्या हमारी 100 से डिवाइड होने लग जाएगी। लेकिन 50 गुणे 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, तो ये 7 से, सॉरी 100 से डिवाइड नहीं होगा। और यही कंडीशन में दिया गया था, 100 से विभाज्य ना हो। इसलिए हमने यहां पे नंबर ऑफ ऑड फैक्टर इसका देखा, जो डाटा बच गया था, ठीक है। आंसर बताइए क्या होगा। यह भी एनटीपीसी में पूछा गया सवाल है। एग्जैक्ट डाटा, डाटा के साथ कोई बदलाव भी इसमें नहीं किया गया। ये सवाल मैंने इसलिए ले लिया क्योंकि मुझे लगता है भाई पूछा जा सकता है आपके कांस्टेबल के पेपर में। अब कई लोगों को यही नहीं पता होगा कि अगर कंपाउंड रेशियो पूछ लिया गया, यानी मिश्रित अनुपात पूछ लिया गया, तो किया क्या जाए। अब जब यही नहीं पता होगा किया क्या जाए, तो फिर तो अटक गए, फिर तो अटक गए ना। फिर तो आप देखोगे कि अब करूं तो करूं क्या, या तो आगे बढ़ जाओगे सवाल छोड़ के, ठीक है।
तो यहां पर क्या करना है, देखो मिश्रित अनुपात, देखो कंसेप्ट बड़ा ही आसान है भाई, सीधा आपको इन अनुपातों का गुणा करा लेना है, यही है इसका मतलब मिश्रित अनुपात। ठीक है, 45/75 गुणे 3/5 हो जाएगा, और गुणे में आपका 51/68 हो जाएगा, यानी कि 68 हो जाएगा, और गुणे 256/81 हो जाएगा। इस तरह से आपको गुणा करा लेना है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा भाई, कैलकुलेट कर लो। 15 से भाग लगाओगे 3 बार, 15 से भाग लगाएंगे 5 बार। ठीक है, और कुछ डिवाइड होगा, भाग लगाओ फटाक फटाक। तो उसके बाद 9 से डिवाइड करूंगा, 9 9 81 हो गया। ठीक है, और डिवाइड करिए, जहां जहां भाग लग पाए भाग लगा दो। ये हमारा 6 2 8 5 13 9 से डिवाइड होगा नहीं, ये 34 17 से डिवाइड होगा। 17 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, 17, और यहाँ पे बचेगा आपका मतलब 8 बचेगा, 86, 17 दूनी 34, 68 होता है। ये तो कहाँ पे मामला अटक रहा भाई, कहीं पे एक आधा भाग तो और लगना चाहिए, तभी काम आगे बढ़ पाएगा। ठीक है, तभी हमारा काम आगे बढ़ पाएगा। और ये 3 से देखो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जाएगा 17 बार, 17 से डिवाइड करोगे तो ये चला जाएगा आपका 4 बार। ठीक है, और 4 से इसको डिवाइड करेंगे, 4 छंग 24, 4 चौके 16 हो गया। तो ऊपर बचा 64, और हर में 25 गुणे 3 75, तो 64/75 क्या होगा, आपके सवाल का सही जवाब हो जाएगा। बस इतना आपको काम करना था। तो अगर कहीं पे कंपाउंड रेशियो की बात करी जाए, यानी कि मिश्रित अनुपात का जिक्र किया जा रहा है, तो आपको वहां पर क्या करना है भैया, सीधा जो अनुपात दिए गए हैं उनका आप करा लोगे गुणा। ठीक है, आप उनका क्या कराएंगे, मल्टीप्लाई करा लेंगे, यानी कि उनका गुणा करा लोगे। ठीक है, आ जाइए इधर, इसका आंसर बताइए क्या होगा, कैलकुलेट करें और बताएं आपके सवाल का सही जवाब क्या होगा। देखो वो तो मैं पहले ही कहता हूं भाई, अगर मतलब ये सिस्टम है, जैसे मैं ये जो प्रैक्टिस सेट आपको करा रहा हूँ यूट्यूब पे ना करा के ना, अगर आप मेरे पास आओ सभी लोग, सबको ऐसे पेज दे दूं और निश्चित समय दे दूं, ठीक है, फिर कई लोग आसान सवाल गलत करेंगे। इसीलिए मैं कहता हूं भाई, किसी पे आप ध्यान मत दो कि उसका सब आंसर सही हो रहा है गलत हो रहा है, आप सिर्फ अपने आप को सुधारो, चीजें सुधरती हुई चली जाएंगी। ठीक है, कॉपी पेन लेकर बैठिए और ट्राई जरूर करो। एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसने 37% मत प्राप्त किए और विजयी उम्मीदवार से 52,000 मतों के अंतर से हारा, इस चुनाव में दोनों उम्मीदवारों को डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी होगी। अब सोचो भाई, टोटल वोट की अगर बात करी जाए तो 100% होता है, इसमें से अगर एक पा गया 37, तो दूसरा कितना पाया होगा, 100 में से 37 घटाओगे तो 63। ये डाटा दिया गया नहीं है। अब बोला गया इतने अंतर से जीत रहा है, परसेंटेज में कितना है बताओ, परसेंटेज में 6-2, यानी वो 26% से जीत रहा है। इन दोनों का अंतर 26 आया, और इसकी वैल्यू आपको बताई गई है 52,000। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 26 दूनी 52, यानी कि 2,000 आ गया। तो 100% की वैल्यू हो जाएगी 2 लाख। ठीक है, क्योंकि हमसे कुल मत पूछा गया है, तो यही तो है टोटल, यानी कि कुल, यही तो है टोटल। तो टोटल क्या होगा 100%। तो 100% का मतलब इसमें 2 जीरो और चिपका दोगे तो ये आपका 2 लाख हो जाएगा। क्या होगा, 2 लाख आपके सवाल का सही जवाब हो जाएगा। हाँ, तो देखो मैं मतलब ये जो प्रैक्टिस सेट मॉडल पेपर करा हूं, डराने के लिए तो करा नहीं रहा हूं कि सिर्फ ऐसे सवाल लेके आऊं जो आपसे बने ना। मैंने क्या बोला, पेपर जैसे बनता है उसी तरह से। आंसर बताइए क्या होगा। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो आपको देखने में सरल लगते हैं, बट होते कठिन है। देखने में कठिन लगते हैं, होते सरल हैं। कुछ कैलकुलेटिव, कुछ बेहद आसान भी पेपर में आते हैं। आंसर बताइए क्या होगा। और क्लास में आने के साथ तुरंत अपनी हाजिरी रूपी अटेंडेंस लगा दिया करो, यानी कि लाइक कर दिया करें सेशन को,
और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए भाई, क्लास के बाद उन तक आप वीडियो को पहुंचाओ, उनसे आप बताओ, उनको भी इस क्लास में लेकर आइए। और जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि देखो मेरा एक मतलब ये उद्देश्य था कि रेलवे के लिए एक स्पेसिफिक चैनल हो, ठीक है, जहां पे अगर आप तैयारी करना चाह रहे हैं रेलवे के किसी भी एग्जाम की, तो उसके पीवाईक्यू का पूरा सेट हो, बट वो आप सबके सहयोग से ही होगा, ठीक है। इससे क्या होगा, जो आपके छोटे बड़े भाई बहन हैं, मतलब जो बाद में तैयारी करेंगे, उनको भी बहुत फायदा मिलेगा इस चैनल से, ठीक है। अब देखो आंसर कोई 12 बता रहा है, कुछ लोग 24 बता रहे हैं, 12 भी बता दिया, 24 भी बता दिया, ऐसे कैसे काम चलेगा? आसान सवाल है जबकि ये देखिए मूल धनराशि के 11/5 के बराबर होता है, ठीक है। अब यहां पे क्या बोला गया, साधारण ब्याज की कितने प्रतिशत वार्षिक दर पर एक धनराशि, मतलब ये अमाउंट की बात कर रहे हैं भैया। अमाउंट आपका 5 से हो गया है 11, यानी कि आपको मिला है 6 का ब्याज, ठीक है। तो 6 का ब्याज 5 पे परसेंटेज की अगर बात करी जाए तो आपको 120% का ब्याज मिला है 5 साल में। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 120/5, भाग लगाओगे तो 24। अब बताइए इसमें क्या दिक्कत आ गई भाई, कौन सी समस्या आ गई इसमें? 12 कैसे बता दिया है? भाई दिन देखो, जिनकी मैथ कमजोर है तो कांस्टेबल में तो देखो मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता हूं, क्योंकि पेपर लगा हुआ है, वो इतने दिन में मैथ तैयार होती भी नहीं है। बाकी सच में अगर आप अपनी मैथ को सुधारना चाहते हैं तो अमित सर मैथ आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए और वहां पर किसी एक बैच में इनरोल कर लेना। पूरी मैथ एक बार ढंग से पढ़ लो, नोट्स बना लो, प्रॉपर पीडीएफ वगैरह वहां पे आपको मिल जाएंगी सारे टॉपिक की। तभी देखो मैथ सुधरेगा। आप क्या करते हैं भाई, प्रैक्टिस सेट से, मतलब अगर आपने मैथ टॉपिक वाइज नहीं पढ़ा है या फिर आपके पास खुद का नोट्स नहीं है तो रिवीजन कहां से करोगे? आपको कंसेप्ट ही नहीं पता है ना, तो सवाल बनेगा कैसे? ये तो वही बात हो गई कि किसी को बाइक चलाना आता ही नहीं है और वो रेस क्या लगाएगा, बात समझ रहे हो? ये थोड़ी ना होता कि उसको चालू करके दे दिया गया, उसको बस बैठा दिया गया। अरे उसको चलाना नहीं आता, वो जहां पे गियर लेना हो, मतलब बदलना होगा, वो क्या करेगा? उल्टा सीधा काम कर देगा, लेके घुस जाएगा खेत में। तो फिर उसी के लिए बनाया गया है ई रिक्शा, सारे झंझटों से मुक्त। लेकिन आपको ई रिक्शा नहीं चलाना है, सवाल बनाना है। इसका आंसर बताइए क्या होगा? अब यहां पे क्या दिया गया है, x+1/x इक्वल टू -2। ये कब होता है? जब x हमारा -1 के बराबर होता है, ठीक है। अब देखो हमें क्या देखना, -1 की पावर ऑड है तो माइनस का 1 आ जाएगा, माइनस, और यहां पर भी -1 की पावर ऑड है तो ये भी वैल्यू माइनस का 1 आएगा। तो ये -1 और ये आपका +1 हो जाएगा, इस वजह से 0 आएगा। यहां पे प्लस का चिन्ह लगा होता तब -2 आ जाता। बात समझना भाई, हमने क्या बताया, -1 की पावर अगर सम हो तो वैल्यू आपको मिलेगा +1। बट अगर -1 की पावर आपको विषम मिल जाए, ठीक है, विषम दिखाई पड़े तो आपका क्या हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, आ जाओ आगे। इसका आंसर होता है, ये भी आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। रेलवे ने ये सवाल पूछा है। लर्न विथ कुलदीप, वो आप एक बार भैया ऐप डाउनलोड, मतलब सब कुछ ऐसे ही ऐप एक बार डाउनलोड करना, वहां पे देख लेना। बाकी और जानकारी आप इस व्हाट्सएप नंबर पे जो है व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर अभी लास्ट में स्लाइड दिखाऊंगा तब उसके बारे में बात कर लेंगे, ठीक है। अभी सवाल बनाओ। देखो जय कृष्णा कुशवाहा जी, आप मुझे लगता है आज क्लास में पहली बार है भाई। जिस क्वेश्चन का आप जिक्र कर रहे हैं ना, वो मैं पहले ही करा चुका हूं आपके इसी आरपीएफ कांस्टेबल वाले सेट में, ठीक है। पार्ट क्या कहते हैं, मॉडल पेपर फर्स्ट में या फिर सेकंड में मैंने वो सवाल करा दिया है, ठीक है। आरपीएफ एसआई का इसके पहले जो है 4 सेट में सिर्फ आरपीएफ एसआई के भर भर के सवाल कराया हूं, और जो थोड़ा यूनिक क्वेश्चन थे उनको कराया हूं।
तो जो लोग, मैं बार बार कहता हूं भाई, आप मान लो मॉडल पेपर 6 में कहीं मतलब कहीं पे आपको वीडियो दिखी, आप आए तो इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप पूरा प्रॉपर वहां पे देखो 1 से अटेंड करना पड़ेगा। पीडीएफ रेल बुक स्टडी टेलीग्राम चैनल पे है, वहां से आप डाउनलोड कर लो, वहां से आप पीडीएफ से देख सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो जो आप सोचोगे वो या तो हो चुका होगा या तो हो जाएगा। अब यहां पे देखो कंसेप्ट यही लगाना भैया, -5 और -4 में कौन सा बड़ा है, लोग यहीं पे कंफ्यूज। 4 5 में तो सबको पता है कौन बड़ा है, ठीक है। तो नेगेटिव संख्या जितनी बड़ी आपको दिखाई पड़ेगी वो एक्चुअल में छोटी होगी। आप ये समझ लो, ये उधारी है, इसकी उधारी ज्यादा है, इसकी उधारी कम है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में लिखना है तो सबसे छोटा यहां पे कौन सा हो जाएगा, 1 हो जाएगा, निगेटिव वाला फिर 4 हो जाएगा, फिर आपका 3 हो जाएगा, ठीक है, और फिर आपका 5 हो जाएगा। बस देखो जल्दबाजी में ऐसे सवाल गलत होते, वरना ये बिल्कुल आसान है। तो 1 4 3 5 2 यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी आपके सवाल का सही जवाब हो जाएगा। वर्तमान में एक मां की आयु उसकी पुत्री की आयु की 3 गुनी है। 5 साल पहले उसकी आयु उसके पुत्री की आयु से 4 गुनी थी। पुत्री की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। पुत्री की वर्तमान आयु ज्ञात करें, कैलकुलेट करके बताइए। वर्तमान में एक मां की आयु उसकी पुत्री की आयु की 3 गुनी है। 5 साल पहले उसकी आयु उसके पुत्री की आयु से 4 गुनी थी। रेशियो में एक ही कंसेप्ट, सॉरी एज में रेशियो का एक रेशियो का कंसेप्ट लगता है, और एज का खुद का एक कंसेप्ट है जो आपको कई बार, मतलब लगभग सवाल तो करा ही रहा हूं एज के आपको, और चांसेस है एज का प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेगा। एज सिंप्लीफिकेशन, इनका सवाल आपको देखने को मिलेगा आपके पेपर में। तो इन्होंने बोला अभी क्या है, 3 गुनी है, और जब 5 साल पहले आप देखते हैं तो बोला गया वहां पे 4 गुनी थी, यानी कि 4:1। भैया कंसेप्ट हमारा यही है कि इनका गैप बराबर करना है, बात खत्म। यहां पे 2 का गुणा कराएंगे तो ये आपका आ जाएगा 8:2। यहां पे आप कराओगे 3 का गुणा तो 9:3। अब इस 1 यूनिट की वैल्यू आपको बताई गई है 5 ईयर, यानी 5 साल दिया गया है। वर्तमान उम्र यही है वर्तमान डाटा, तो उनकी जो डॉटर है, उनकी जो पुत्री है, उसकी वर्तमान उम्र कितनी हो जाएगी, 15 साल। टॉपिक नहीं पढ़ रखा है तो टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। यहां पे मैं आपका प्रैक्टिस करा रहा हूं, आपको चीजें समझा रहा हूं, ठीक है। अब अगर आपने वो पढ़ ही नहीं रखा है तो फिर वो दिक्कत आपकी है भैया, ठीक है। कंसेप्ट यही सब समझाया जाता है जब टॉपिक पढ़ाते हैं, तो यहाँ पे उसी मेथड से बता रहा हूं। ऐसा नहीं कि पढ़ाता कुछ और हूं, लगाता कुछ और हूं, नहीं, यही सब आपको भी सिखाया जाता है जब आप टॉपिक वाइज पढ़ते हो। बताइए, कैलकुलेट करके बताएं। इन्होंने क्या बोला है, A-B का 40%, A+B के 20% के बराबर। देखो दोनों तरफ परसेंटेज की बात करी गई है, तो मैं परसेंटेज को कैंसिल आउट कर रहा हूं, ठीक है। देखिए पता, आप जब पेपर में बैठते हो भैया, यही मैं बता रहा हूं कि जैसे यहां पे मैं ज्यादा मुझे लिखना पड़ता है समझाने के लिए, वरना 20 का ये 2 गुना है, मैं यहां पे सिर्फ सीधा यहां पे 2 लिख दूंगा,
ठीक है। अब हर सवाल में ऐसा नहीं कर सकता, वरना कई लोगों को समझ में नहीं आएगा, जो कॉपी पेन लेके नहीं बैठे होंगे उनको भी ये नहीं समझ में आएगा। 20 का ये 2 गुना है तो बराबर का चिन्ह लगेगा, परसेंटेज से परसेंटेज गया, 20 का हमने भाग लगाया, इधर बचेगा 2, तो 2a माइनस का 2b ये आपका बराबर हो जाएगा a प्लस बी के। a इधर आएगा तो a की वैल्यू हो जाएगी 3b। ठीक है। हमसे क्या पूछा गया है, हमसे बोला गया है कि b जो है वो a का कितने प्रतिशत है, तो b a का कितने परसेंट है, 33 सही 1/3%। ठीक है। हालांकि इन्होंने 100/3 दे रखा है तो 100/3 ही लिखेंगे, लिख देता हूं। ठीक है। कितने परसेंट है, 100/3%। तो कल को डाटा कुछ डिफरेंट देकर, ठीक है, सेम इसी तरह का सवाल बन सकता है। आ जाइए अगले प्रश्न पे, इसका आंसर बताइए क्या होगा। कॉपी पेन लेकर बैठे हो ना, बताओ। बताया तो भाई सुनते नहीं हो क्या है। पीडीएफ कहां मिलती है, पूरी क्लास अटेंड करोगे पता चल जाएगा। ठीक है। कम से कम पता क्लास में 5 बार मैंने बताया होगा, और अभी आगे 5 बार और बताऊंगा। एक पिता एक कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि पुत्र उसी कार्य को 7 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे एक एक दिन छोड़कर काम करते हैं और पिता कार्य शुरू करता है तो कार्य को पूरा करने में कितने दिन का समय लगेगा, यानी कि अल्टरनेट डेज की बात करी गई है। एक दिन पिता काम किया, एक दिन उनका बेटा, पिता बेटा पिता बेटा पिता बेटा, इस तरह से काम होगा। सॉल्व करके बताइए, कैलकुलेट करके बताएं आपके सवाल का सही जवाब क्या होगा। तो ये फादर, ये सन, ठीक है। पिताजी 8 दिन में काम को कर रहे हैं, लड़का ज्यादा तेज है भैया, यहाँ पे 7 दिन में काम को समाप्त कर दे रहा है। तो एलसीएम हो गया 56, 8 का भाग लगाओगे, इनका काम है 7 यूनिट, इनका काम है 8 यूनिट। देखो अल्टरनेट काम होने का मतलब है इस तरह से काम हो रहा है। ठीक है। और बोला गया यहां पे, देखो जब अल्टरनेट हो आपको ध्यान ये भी देना कौन काम शुरू कर रहा है, क्योंकि अगर बोल दिया जाए लड़का काम शुरू करता है तो आंसर बदल जाएगा। ठीक है। तो ये दो, देखो 2 दिन में काम रिपीट हो रहा है, और ये 2 दिन में मिलकर दोनों 7 और 8 यानी 15 यूनिट काम कर रहे हैं, ये हमने पता कर लिया। अब 15 से कितनी बार जाएगा, 15 चौके 60 होता है, यानी कि 3 बार ही जा पाएगा, तो 3 का गुणा इधर यानी कि 45 यूनिट, और 3 का गुणा इधर यानी कि 6 दिन। 7वें दिन नंबर किसका होगा, पिताजी आएंगे, तो वो 7 यूनिट काम कर देंगे। भाई अभी काम समाप्त नहीं हुआ है, 52 यूनिट काम हो गया है। अब समझना, देखो काम बचा है 4 यूनिट, और लड़का एक दिन में 8 यूनिट काम करता है। ठीक है। तो 8 यूनिट काम कर सकता, बट उसको करना है सिर्फ 4 यूनिट, यानी कि उसका आधा दिन ही लगेगा। तो 7.5 क्या होगा, आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। क्या होगा, 7.5 आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए इसका आंसर बताइए भाई, सॉल्व करें और बताएं आपके प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। सिंप्लीफिकेशन में क्यूब वाले जो प्रश्न होते हैं भाई, वो सबको मतलब फॉर्मूले वगैरह आपको पता होने चाहिए। यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 17 है, ए बी सी बराबर 168 है, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 94 है, तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब का मान क्या होगा, कैलकुलेट करके बताइए, सॉल्व करके बताएं।
अब देखो इसके कई सारे फॉर्मूले होते हैं, बट डिपेंड ये करता है हमसे पूछा क्या जा रहा है, उसके बिहाफ पे आप आंसर बताते हो। ठीक है, तो अभी के लिए मैं एक फॉर्मूला यहाँ पे लिख के आपको बताऊंगा भाई, जिसका हमें यूज करना है यहाँ पे, ए का क्यूब प्लस का बी का क्यूब प्लस का सी का क्यूब, और इसके साथ में रहता है माइनस का 3abc। ठीक है, जरूरत के हिसाब से डाटा यहां पर लिखेंगे भैया, हमें दिया गया है a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो यहां पे इसकी जो वैल्यू आएगी, एक ब्रैकेट में आपका आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी। अब यहां पर समझना अगले ब्रैकेट में क्या आएगा, a प्लस बी प्लस सी, क्योंकि हमें इसका मान पता है, इसका होल स्क्वायर आप करोगे। ठीक है, अब माइनस का 3 इंटू ab प्लस का bc प्लस का सी है, जगह थोड़ा सा यहां पे कम पड़ रहा है बट ठीक है, ये फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया। देखो अब आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू ही पुट करानी है। ठीक है, आइए वैल्यू पुट कराते हैं, हमें इसका मान चाहिए, ये ध्यान रखना। तो a प्लस बी प्लस सी हमें दिया गया 17, यहां पे क्या होगा 17 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 3 इंटू इसका मान दिया गया 94, तो 3 गुणे 94 हो जाएगा। और सुनो, ये इधर आएगा तो प्लस का 3abc बनाएगा, abc का मान कितना दिया गया है 168 दिया गया है। कैलकुलेट कर लो, आपका आंसर आ जाएगा भाई, ये 17 हो गया, और ये आपका आ जाएगा 289 माइनस का ये आ जाएगा 282। ठीक है, मतलब 7 बना दिया है, ये गुणा कराओगे 16 तिया 48 और 24, यानी कि आपका जो है 504 हो जाएगा। ठीक है, 7 का गुणा कराएंगे तो 17 गुणे 7, ये आपका हो जाएगा 119, 119 प्लस का 504, और आपका आंसर कितना आ जाएगा 623। क्या होगा 623 हमारे क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब देखो पेपर के हिसाब से अगर देखा जाए, सवाल देखो है तो इतना ही ना, है इतना ही, लेकिन अब आपको फॉर्मूला नहीं पता है, कई लोगों को तो उनको पता मतलब यही नहीं चलेगा कि यहां पे कहां से ये जोड़ दिया हमने। तो इसके लिए भैया क्लास में तो ये लिखना पड़ेगा, ताकि सबको समझ में आए, क्योंकि मुझे तो सबको साथ में लेकर चलना है। ठीक है, बताइए चमका कि नहीं चमका, समझ में आ गया? एक बार कमेंट करके बता दो क्लियर है, और सभी लोग सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें। आंसर बताइए इसका क्या होगा, कैलकुलेट करके बताइए, सॉल्व करें और बताएं आपका आंसर क्या होगा। यदि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के कर्ण 8 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहां पे क्या बोला गया, समद्विबाहु त्रिभुज का कर्ण आपको बताया गया। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता भैया, दो भुजाएं आपकी क्या होंगी, बराबर होंगी। ठीक है, दो भुजाएं यहां पे बराबर होंगी, तो उनको बराबर करते हुए आप चले बढ़े, आगे बढ़े। ठीक है, अब इन्होंने कर्ण का मान आपको बता रखा है, आपसे पूछा जा रहा है क्षेत्रफल क्या होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे कैलकुलेट करते हो, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई से। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। अब तो यहां सब क्या है ना, अगर आपको कंसेप्ट पता है आपका काम आसान है, नहीं पता फिर दिक्कत आती। देखिए अगर मैं इसकी भुजा यहां पे मानता हूं x, ठीक है, तो ये भी x होगा, बट ये कितना हो जाएगा x√2। अब हमें दिया क्या गया है, हमारे सवाल में कर्ण बताया गया, यानी कि x√2 की वैल्यू 8 बताई गई है, तो x कितना हो जाएगा 4√2, ये आपको पता चल गया। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जो मैंने यहां पे बनाया है भाई, लंबाई और ऊंचाई। ठीक है, आधार गुणे ऊंचाई बटे में 2, यानी कि x² डिवाइडेड बाई 2 होगा। इसका वर्ग कराओगे 16 गुणे 2 32 हो जाएगा, 32/2 यानी कि आपका आंसर 16 हो जाएगा। अब कई लोग यहां पे 8 बता रहे, ठीक है, शुरुआत में 8 बताया था, बाद में लोगों ने बदल दिया, आंसर डिलीट कर दिया मतलब। अब देखो आप कहते रहो कि सर बहुत कठिन सवाल है, लेकिन ये कठिन नहीं माना जाएगा ना, ये तो है सिंपल सा प्रश्न। देखिए क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती हैं। अब इन्होंने बोला है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, तो पाइथागोरस प्रमेय से अगर ये दोनों x है तो ये x√2 होगा। हमें कर्ण का मान बताया गया है, तो यहां से आप
एक्स का मान पता कर लिए, वो आ गया 4√2, √2 का आपने भाग लगाया। अब इसका एरिया क्या होगा, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, यानी कि एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर बटे में आ गया 2, तो 32/2 यानी कि क्या होगा, 16 आपके सवाल का सही जवाब हो जाएगा। इसका आंसर बताइए। कैलकुलेट करके बताएं। वह छोटी से छोटी धनात्मक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 5, 6, 8, 9 और 12 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में एक शेष बचे और यह 13 से पूर्णतः विभाज्य हो। क्या हो, प्रत्येक मामले में 13 शेषफल बचे और यह जो है, सॉरी, प्रत्येक मामले में एक शेष बचे और जो संख्या वो 13 से डिवाइड हो। कैलकुलेट करके बताइए। छत्तीस सौ एक आ रहा। कोई मुझे बताएगा भाई 3601 आपने किस आधार पे बताया है। देखो, अगर आप ये कहना चाहते हो कि सर 3601 को 13 से हमने डिवाइड किया, ये डिवाइड हो गया, तो आपके जानकारी के लिए बता दूं 13 से ये भी डिवाइड है। ठीक है, अगर आप सिर्फ 13 का डिविजिबिलिटी रूल लगाकर बता रहे हो, मतलब सॉरी 13 से भाग लगाकर बता रहे हो, तो 13 से तो ये भी डिवाइड है, क्योंकि देखो 13 दूनी 26 ही ये ज्यादा है। ठीक है, तो कई बार लपेटे में आ जाओगे तो आंसर गलत हो जाएगा अगर किसी ने सिर्फ इतना ही किया है। ठीक है, बाकी रही बात सॉल्व करने की, तो देखो सॉल्व अगर हम लोग करते हैं, भाई ये कह रहे हैं कि एक शेषफल बचे, मतलब एक घटाने के बाद वो इन सब से डिवाइड होना चाहिए। तो अब आप यहां पे ये कहोगे कि अगर मैं इसमें से सब में से एक घटाता हूं, ये तो इसकी बात ही नहीं करेंगे, इसकी भी बात नहीं करेंगे। इस क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में 13 बचेगा और वो आपका जो है डिवाइड ही नहीं होगा 5 से। यहाँ पे 39 आ जाएगा, डिवाइड ही नहीं होगा। यहाँ पे भी 26 आ जाएगा, डिवाइड नहीं होगा। तो 13 का मल्टीपल नहीं लगाया ना आपने। इस वाले कंसेप्ट से हमारा एक ही ऑप्शन बच रहा है, ऑप्शन नंबर डी। बाकी मेथड समझा देता हूं क्या होता है, कैसे होता है, ध्यान से समझ लो। पूरा सॉल्व नहीं कराऊंगा मेथड से, बट समझा देता हूं कैसे बनता है प्रश्न। आप क्या करते हो, इनका एलसीएम पता करते हो। तो भैया इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, कोई बताएगा। भाई 36 हो गया 6 से डिवाइड, और ये आपका यहाँ पे 40 हो गया। तो 36 और 40 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 40 और गुणे 9 यानी कि 360 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारी जो संख्या होगी वो एक्चुअल में क्या होगी, 360 का मल्टीपल होगी। ठीक है, और हमें प्रत्येक केस में शेषफल 1 चाहिए, तो यहां पे आप क्या करोगे, 1 का जोड़ कर दोगे, मतलब एक हम लोग यहां पे जोड़ लेंगे। ठीक है, अब ऑप्शन की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू पूरा ही हो गया प्रश्न, ऐसा कुछ इसमें बचा है नहीं। बोला क्या, 13 से डिवाइड हो। ठीक है, अब आप ये देखते हो भाई एन का मान 10 रखने पे आसपास में ऑप्शन पहुंच रहा है, 10 रखोगे आपको 3601 ही मिलेगा और वो 13 से डिवाइड हो जाएगा। वरना अभी इसको और सरल करने का तरीका क्या, 13 से हम इसमें भाग लगाते हैं, अगर मुझे एन की वैल्यू ही पता करनी पड़ जाए। ठीक है, इसका आंसर बताइए क्या होगा, कैलकुलेट करें। हाँ, बाकी ऑप्शन से आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा था, तो कोई वैसा मतलब दिक्कत वाली बात थी नहीं, बट ठीक है। सॉल्व करके बताइए।
मिस्टर भावेश शाह, देखो अगर आप अपने आंख पे जो एक काली पट्टी बांध रखे हो मेरे भाई, जो आपको दिख नहीं रही, अगर उसको आप हटा कर देखेंगे ना, तो सवाल मैंने पूरा ही बताया। देखो आप लोग मतलब कुछ ऐसे दो चार आ जाते हैं क्लास में, भैया अगर सच में पढ़ने वाले हो, बाकी लोग भी हैं, ठीक है। अब तुम जो है, मैं अगर जैसे बता दिया मैंने कि दो है कि 2 गुणे 3 और ऑप्शन में 6 दिया गया, मैं 6 टिक कर रहा हूं, अब तुम रो रहे हो सर पूरा बताइए, पूरा ही बताया है, ठीक है। तो थोड़ा सा घर मतलब पढ़ा लिखा करो भाई, है मतलब तुम, चलो खैर छोड़ो, अभी पहली बार क्लास में आए हो, फिर कहोगे अरे ये तो मास्टर बहुत डांटता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि थोड़ा सा मतलब मेहनत करो, ठीक है। ये नहीं कि सारी चीजें जो है आप, जैसे क्या होता है कि आपने कहावत, मतलब कहावत क्या, ये आपको छोटी क्लासेस में बुक में ये स्टोरी दी जाती है, लोमड़ी को अंगूर नहीं मिले तो उसने क्या कह दिया, अंगूर खट्टे हैं। मतलब उसने प्रयास किया नहीं, थोड़ा बहुत जो प्रयास किया, मान लिया वो अंगूर खट्टे हैं। अब तुम्हें क्या है, समझ में नहीं आया तो मास्टर पूरा बताइए। अरे मैंने उसको बाई ऑप्शन भी बताया, बाई मेथड भी पूरा बताया, लेकिन तुम बात टॉपिक पढ़े हो नहीं, तो तुम्हें समझ में आ नहीं रहा कुछ। आइए अब यहां पे समझते हैं। यहां पर बोला गया एक आदमी और एक लड़का एक साथ कार्य करते हुए किसी काम को 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि अंतिम 6 दिन में आदमी अकेले कार्य करता है तो कार्य 26 दिन में समाप्त होता है। देखो अगर आदमी और लड़का यानी कि मैन और बॉय वर्क करते हैं तो ये लोग मिलके काम को 24 दिन में समाप्त करते हैं, ठीक है। अच्छा काम हो रहा है 26 दिन में, और 6 दिन आदमी अकेले कर रहा है। इसका मतलब यहां पे जो आदमी और बच्चा है, लड़का है, वो लोग 20 दिन तक काम किए होंगे। ये कैसे 20 लिखा समझ में आया भाई? लास्ट के 6 दिन अगर आदमी अकेले किया है और पूरा काम जो है 26 दिन तक चला है, इसका मतलब 20 दिन तक दोनों ने किया होगा। सवाल यहीं पे खत्म हो जाएगा भाई। ये इधर घटाओगे तो देखो इधर ये पूरा 20 माइनस हो रहा, 4 बचेगा, 4 का गुणा तो 4m प्लस का 4b, ये हमारा हो जाएगा बराबर किसके, 6m के। तो 2m बराबर 4b के, ठीक है। तो m बटा b आपका यहां पे कितना आ जाएगा, 2/1, यानी कि ये 2 यूनिट काम करता है तो ये आपका 1 यूनिट काम करता है। तो टोटल वर्क हमारा कितना हो जाएगा, देखो दोनों मिलके जब काम करते हैं यानी कि 3 यूनिट काम करेंगे, 24 दिन में काम समाप्त होता है, तो टोटल वर्क आ गया ये 72। अब बोला जाए लड़का अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा, तो भैया लड़का 1 यूनिट काम करता है, तो 72/1 यानी कि 72 क्या होगा, आपके सवाल का सही जवाब हो जाएगा। क्या होगा, 72 आपके सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब कुछ लोगों ने यहां पे 96 बता दिया, जो कि ऑप्शन में नहीं है। कुछ ने 48 बता दिया, कुछ ने 36 बता दिया, किसी ने कहा 54 को क्यों छोड़ू, 54 बता दूं। इससे पता चलता आसान से क्वेश्चन में आप लोग कॉपी पेन लेकर नहीं बैठ रहे हो। हाँ ये बहुत अच्छी बात आपने कही भाई, डांटने से देखो मतलब उसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। सीखने को जो मिले वो सीख लेना चाहिए। आपने तो 3 इडियट मूवी वाला डायलॉग थोड़ा सा परिवर्तित करके बोल दिया, ज्ञान बट रहा है, जहां से मिले वहीं से ले लो, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये भैया थोड़ा सा पढ़ा लिखा भी करो टॉपिक, क्योंकि देखो यहां पे मैं आपको अगर टाइम एंड वर्क पढ़ा रहा, सॉरी वहां पे जैसे वो एलसीएम का सवाल था, अगर मैं आपको एलसीएम पढ़ा रहा होता ना तो उस क्वेश्चन का पूरा पोस्टमार्टम कर देता, ठीक है। बट यहाँ पे हम मॉडल पेपर कर रहे हैं, मैं ये मान के चल रहा हूं आपने टॉपिक पढ़ रखा, बस आप कुछ गलती कर रहे हो तो वो सुधार रहा हूं, आपकी प्रैक्टिस करवा रहा हूं। बात समझ रहे हो? और जो लोग चैनल पे नए हैं भाई, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। क्लास का जो समय है वो है आपका रात के 9 बजे, तो डेली ये क्लास आपकी होती है रात के 9 बजे, तो समय से आप क्लास में लाइव आ जाया करें, ठीक है। लेट ना किया करें और क्लास को पूरी अटेंड किया करो। इसका आंसर बताइए क्या होगा।
इन्होंने क्या बोला, 0 से 52 के बीच की सभी विषम संख्याओं का जोड़ ज्ञात कीजिए। तो अब 0 से 52 के बीच बोला गया, भैया विषम संख्या क्या होगी, 1 होगा, 3 होगा, कहां तक होगा, 51 तक होगा। अब देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, मैंने आपको कई बार बताया कि प्राकृतिक बात करी जाए, पूर्ण की बात करी जाए, सम की बात करी जाए, विषम की बात करी जाए, तो हम फॉर्मूले की हेल्प से जोड़ और उनका जो है एवरेज बता सकते हैं। तो पहली n प्राकृतिक विषम संख्या का जो जोड़ होता है वो होता है n²। अब बताओ मुझे 52 तक कितनी विषम संख्या होगी, 2 का भाग लगाओगे, 26 सम होगी और 26 विषम होगी। तो हम डायरेक्ट 26 का स्क्वायर करें। अब देखो जिसने नंबर सिस्टम नहीं पढ़ रखा होगा बात को समझ नहीं पाएगा, जबकि मैंने पढ़ा रखा भाई। आप सर्च करिए नंबर सिस्टम भाई अमित सर, क्लास आपको देखने को मिलेगी। आप सर्च करो एवरेज बाई अमित सर, मैराथन क्लास है, पूरा कंसेप्ट पढ़ाया वहां पे, ये समझाया ऐसा क्यों होता है। मैंने क्या बोला, 52 तक 26 सम संख्या होगी और 26 विषम संख्या होगी। तो पहली n प्राकृतिक विषम संख्या का जोड़ क्या होता है, n का स्क्वायर, तो 26 का वर्ग यानी कि 676 आपका सही जवाब। इसका आंसर बताइए क्या होगा, कैलकुलेट करके बताएं। एक वस्तु को दो व्यक्तियों द्वारा क्रमागत तौर पर बेचे जाने पर प्राप्त कुल लाभ मूल्य के लाभ के 38% के बराबर होता है। यदि पहले व्यक्ति को इसे बेचने पर 15% का लाभ प्राप्त होता है तो दूसरे व्यक्ति को होने वाला प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। मतलब टोटल आपको प्रॉफिट बताया गया है, पहले व्यक्ति का प्रॉफिट बताया गया, फिर आपसे दूसरे व्यक्ति का प्रॉफिट पूछा जा रहा है, बताइए। सॉल्व करके बताएं। अभी देखो कल जो 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया था वो भी बाकी है, ठीक है। अब जैसे ये सवाल ये कैसे बनाया जाए भाई, या तो आप ऑप्शन की हेल्प से कर लो, ठीक है, कि दो कौन से सक्सेसिव इंक्रीज है जो डाटा आपको 38 देगा, आप उसका आंसर उससे आ जाएगा, ठीक है। या फिर आप बेसिक मेथड लगा लो भाई, 38% का लाभ मतलब 100 रुपए वाली वस्तु 138 में बिक रही है, पहले को क्या किया है 15% का प्रॉफिट यानी कि 115। अब देखो हम क्या करें, इन दोनों का अनुपात अगर मिल जाए तो काम बन जाएगा, ठीक है। अब देखो ये ऐसे तो डिवाइड हो नहीं रहा, 23 से अगर डिवाइड हो जाएगा तो ठीक है, वरना फिर भाग लगाना पड़ेगा। 23 से ये आपका डिवाइड हो गया 5 बार और 23 से ये डिवाइड हो गया 6 बार, ठीक है, 5:6 आ गया। इसका मतलब आपको दिख गया जो दूसरे वाले का प्रॉफिट है वो 1 का प्रॉफिट है किस पे, 5 पे, परसेंटेज निकालना है 100 का गुणा यानी कि 20%। अब ये जरूरी नहीं है हमेशा दिखेगा, यहां पे हमें दिख गया तो हमने डिवाइड कर लिया, नहीं दिखता भैया तो 23, तो मैं ऐसे लिख देता ना 23/115, क्या दिक्कत है, फिर डिवाइड करता 5 बार, 100/5 20 आता। एक प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता का और सवाल आपके सामने है, कैलकुलेट करिए और बताइए आपका आंसर क्या होगा, फटाफट सॉल्व करके बताएं। और जिन लोगों ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया भाई, क्लास में अपनी हाजिरी जरूर लगा दो, ठीक है। और आपसे विनम्र निवेदन यानी कि रिक्वेस्ट है भाई, क्लास को शेयर करो, वरना देखो आप, मैं बता रहा हूं इस वाले मॉडल पेपर को और भी बहुत प्रैक्टिस सेट की क्लास चल रही हो, आप कंपेयर करके देख लो, ठीक है।
वरना फिर ये होगा ना कि अगर मैं जो रीच इसकी होनी चाहिए सबके पास तक नहीं पहुंच रही है तो फिर क्लास आगे कंटिन्यू कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। इसलिए आपको करना कुछ नहीं है, बस अपने जो भी आपके सोशल मीडिया फेसबुक हो गया, ठीक है, कभी व्हाट्सएप पे शेयर कर लिया तो थोड़ा सा शेयर वगैरह आप कर दो अपने साथियों को, अपने जो आपके दोस्त हैं उनको भी क्लास के बारे में बताएं, उन्हें क्लास में लेकर आए। लाइव रात के 9 बजे आपकी ये क्लास होती है, ठीक है। कितने बजे? रात के 9 बजे। आ जाओ इधर। 4 गणित, 2 विज्ञान और 3 हिंदी की पुस्तकों को एक पंक्ति में कितने तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है ताकि एक ही विषय की पुस्तक एक साथ रहे। टॉपिक नहीं पढ़ा होगा, देखो अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ रखा समझ में आएगा, वरना फिर मैं बाद में कभी प्रायिकता पूरा पढ़ाऊंगा यूट्यूब पे तो आप उसको समझना। अभी मैं समझा रहा हूं क्या होगा। देखो इनके कहने का मतलब 4 गणित की किताब ये एक साथ रहे, ठीक है, अलग ना हो। 2 साइंस है ये अलग ना हो, 3 हिंदी है ये अलग ना हो, ठीक है। अब देखो पूछा गया है कि इसके कितने तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है। देखो अगर मैं आपसे पूछूं, जैसे एक छोटा उदाहरण दिखा रहा हूं, एबीसी है, 3 डाटा है ये एबीसी, इसको कितनी तरह से आप व्यवस्थित कर सकते हो। देखो जरा, एबीसी, एसीबी और बीसीए, बीएसी, सीएबी, सीबीए, तो टोटल इसके तरीके कितने आए? 6। ये तो हमने लिख लिया, छोटा डाटा था, बट बड़ा डाटा होता तो कैसे लिखते? तो इसके कितने तरीके से व्यवस्थित किया जाता है। 1 2 3 है तो 3 का फैक्टोरियल, ये मैंने आपको समझा दिया। तो यहां पे जो मैथ की किताब है इनको आपस में अरेंज करने के तरीके 4 फैक्टोरियल, इसके लिए ये 2 साइंस की पुस्तक है तो 2 का फैक्टोरियल गुणे में सब जा रहा है, ठीक है। इसके लिए आया 2 का फैक्टोरियल, इसके लिए आया 3 का फैक्टोरियल। अब सुनना, बट जब मैं इन तीनों को एक साथ देखता हूं भैया इनका भी तो क्रम आगे पीछे हो सकता है। ये गणित वाली सारी किताबें इधर आ जाए, ये इधर आ जाए, तो इसलिए एक 3 फैक्टोरियल यहां पे एक्स्ट्रा और आ जाएगा। अगर रही बात सॉल्व करने की तो ये 24 हो गया, इसका मान 2 आएगा, इसका मान 6 आएगा, इसका मान 6 आएगा, ठीक है। तो 36 गुणे 2 72 हो जाएगा, तो 24 गुणे 72 करा लो, ठीक है, सॉल्व कर लेना इसको, ठीक है। बट इस तरह के सवालों में आपको जो ऑप्शन दिखता है वो दिखता है फैक्टोरियल के रूप में ही दिखता है। किसके रूप में दिखता है? फैक्टोरियल के रूप में ही आपको डाटा दिखाई पड़ता है, ठीक है। सत्रह सौ अट्ठाईस भाई बता रहे हो तो वैसे देखो कैलकुलेशन आसान था, ठीक है। 24 का वर्ग यहां पे बन के आएगा ना तो 576 हो जाएगा, उसमें 3 का गुणा कराओगे तो वही आएगा 1728। थोड़ा सा बस ध्यान देना था। अब ये डाटा आपको मैंने बोला था भैया घर पे ट्राई करना, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको क्वेश्चन दिखाया था तो ये इंग्लिश में रोक के देख लेना, हिंदी में हम लोग सॉल्व करेंगे। अभी मैं बता देता हूं ये सवाल इसलिए सिर्फ मैं करा रहा हूं, ये मैंने कल भी आपको बताया था, आज भी बता रहा हूं, सीजीएल 2024 में प्री में पूछा गया है। घबरा मत जाना कि गुरुजी एडवांस मैथ का सॉरी मेंस का सवाल करा दिया। कई लोग डर जाते हैं, अरे भैया डरा नहीं रहा हूं आपको, बस मैं ये बताना चाह रहा हूं कि साधारण ब्याज जिसको आप आसान मानते हो वो कैलकुलेशन की वजह से क्यों थोड़ा सा कैलकुलेटिव या फिर डिफिकल्ट आपको लग सकता है पेपर में ये सवाल। अब मैं ये समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना। देखो मुझे बाद में याद नहीं रहा, मैंने ये बोला था कि आपको क्या कहते हैं, पहले इस पे एक सरल सवाल कराऊंगा, अभी मुझे याद आया, फिर आपको डिफिकल्ट कराऊंगा, तो इसको भी फिर से होल्ड कर रहा हूं, फिर से इस प्रश्न को होल्ड कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि मुझे पता फिर समझ में नहीं आएगा। ये मैं करा देता हूं, ये आरपीएफ एसआई 2024 दिसंबर में जो पेपर हुआ वहां पर पूछा गया था कैलकुलेटिव, काफी कैलकुलेटिव सवाल दिया गया। अब अगर हम या आप पेपर में बैठे हो तो प्रश्न पेपर में बनाया कैसे जाएगा हम लोग बात करेंगे उस पर, उसको अभी छोड़ दो, वो कराऊंगा कल फिर से। एक बैंक अर्धवार्षिक आधार पर गणना करने पर प्रतिवर्ष 9.4% चक्रवृद्धि ब्याज प्रदान करता है। तो अगर पैसा हाफ ईयरली कंपाउंडेड होगा तो भैया ब्याज दर कितना हो जाएगा? आर डैश हमारा कितना आ जाएगा बताओ? 9.4 में आप 2 का भाग लगाओगे यानी 4.7% का। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब इन्होंने बोला 1 जनवरी को पैसा डाला गया और 1 जुलाई को पैसा डाला गया।
जो बता रहा हूं समझते चलो, अभी कैलकुलेशन बताऊंगा कैसे होगा। यहां पे 8,716, यहां पे भी 8,716। अब देखो भैया, वर्ष के लास्ट में इसको एक बार ब्याज मिलेगा, बट इस पे क्या होगा, 6 महीने पूरे होते ही ब्याज, 6 महीने पूरे होते ही ब्याज, और ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा। ये बात समझ में आ गई। अब आ जाते हैं कैलकुलेशन वाले पार्ट पे। आप भी पेपर में बैठो भाई, हम भी बैठे हैं। अब ये डाटा दिया गया, हमें क्या करना है, देखो मैं आपको, कहां गया, 8716 का 4.7% कैसे कैलकुलेट किया जाए, हम लोग बात करने वाले हैं इस पे। ध्यान से सुनना, देखो कोई और तरीका नहीं है, हम अप्रॉक्सीमेशन से नहीं जा सकते हैं। ये वाकई में बहुत अच्छा सवाल था आपके आरपीएफ एसआई में, ठीक है। ऐसे सवाल एनटीपीसी में भी आने चाहिए, ये मेरी इच्छा है। ऑप्शन देख लो, नियर बाई है, अगर मैं उसको 5% ले लूंगा वैल्यू गलत आ जाएगी, तो हमें गुणा कराना पड़ेगा। सुनना कैसे कैलकुलेट कर, देखो 1% क्या होगा, 87.16, तो इसका 4% क्या होगा, यहां पे 0.64 आ गया, और 7 चौके 28, बच गया 2, 32 और 2 34। ये मैंने क्या निकाला, 4%। अब 0.7%, देखो 1% क्या होगा, 8.7। अब ये लगभग में देख ले रहा हूं, इसमें 7 का गुणा, तो 7 सते 49, 9 ले लिया हमने, और 7 अठे 56, और 4 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब देखो ये वैल्यू लगभग में लेके चलेंगे एक स्थान तक, ये आप जब जोड़ोगे तो ये आपका यहाँ पे 9 आ जाएगा, यहाँ पे 9 6 15, 5 ले लो या फिर 6 ले लिया हमने लगभग में, और ये आपका आ गया 409.6, 409.6 आ गया। अब देखिए क्या होगा भैया, सुनना, यहां पे तो 409.6 का ब्याज मिलेगा, यहां पे 2 बार 409.6, यानी 409.6 पर हमें इतना 3 बार ब्याज मिल गया। अब क्या होगा, यहां पे ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा, तो हमें इसका फिर से 4.7% कैलकुलेट करना है। सेम तरीका लगाऊंगा, बट अब मुझे पता, क्योंकि ये वैल्यू थोड़ा सा दूर पास में है, तो मैं इसका लगभग अगर 5% ले भी लूंगा, क्योंकि भैया इसका 1% है 4, तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं आएगा, तो इसका 5% लगभग में कितना आ जाएगा, 5 9 45, 5 यहां पे आ गया 4, 5 चौके 20, 20.4 आ रहा, तो मैं लगभग में लिख लिया मेरे भाई 20 हो गया। गुणा करा लेते हैं, इसमें 20 जोड़ देते हैं, ठीक है। तो आंसर अब बहुत दूर नहीं जाएगा, तो गुणा कराओगे, ये आपका 18 बच गया 1, 27 1 28 के 8, बच गया 2, और यहां पे 2 4 3 12, और इसमें हमने 20 जोड़ दिया, तो ये हमारा आ गया 1248.8, लगभग में लेकर चला हूं, तो 1248.8 के पास ये डाटा है, यही आपका सही जवाब है। अब आप कहोगे गुरुजी यहां पे 5% क्यों नहीं लिया कैलकुलेशन करने के लिए, क्योंकि मेरे भाई इसका 1% 87 है, 87 है, और इसका 1% कितना है, 4 है, तो हम 0.3% बहुत कम इधर उधर जा रहे हैं। अब देखो ये सवाल आपको ना एक बार और देखना पड़ेगा, मैंने कैसे आपको समझाया है, ठीक है, चीजें समझ में आ जाएंगी। और पेपर में इस तरह के कई सारे डाटा आए थे जहां पे आपको ऐसी कैलकुलेशन करनी पड़ी थी, वरना फिर सवाल छोड़ना ही आपके पास दूसरा विकल्प होगा। यहां पे एक बात और समझा देता हूं कि गुरुजी इसमें 3 का गुणा क्यों कराया है। देखो 6 महीने पे पैसा कंपाउंडेड हो रहा है, तो जो पैसा आप 1 जनवरी को लगाओगे, इसमें 6 महीने बाद फिर 6 महीने बाद ब्याज मिलेगा, इसलिए हमने यहां पे ये 2 लगाया गोला, फिर ब्याज पर ब्याज मिलेगा। यहां पे क्या होगा, सिर्फ 6 महीने, आप वर्ष के अंत में पहुंच जाओगे और आपको एक बार ब्याज मिलेगा, ठीक है। और देखो मुझे ये मत बताओ मिस्टर अक्षय कि किस टाइप के क्वेश्चन लाने, भाई क्यों मतलब ज्यादा एडवांस बनते हो गधे कहीं के। भाई तुमने तो मुझे कल नहीं बताया था ना कि इस तरह का सवाल लाना, मैंने क्या बोला कि मुझे भैया पता है, तुम हो सकता हो पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार तैयारी कर रहे होगे, ठीक है। तो मैं उससे मतलब कहीं ज्यादा बार पेपर जो ये होते हैं वो करा चुका हूं, बहुत सारे वो सब पढ़ाया है, बहुत सारे पेपर देखा हूं, मुझे पता है क्या कराना है, ठीक है। तो एक सवाल तुम्हें ऐसा दिखेगा तो कहोगे इस टाइप का करा दो, एक सवाल तुमसे बन जाएगा, कहोगे फिर ऐसे सवाल आते हैं क्या पेपर में। जो पढ़ा रहा हूं अगर आप पूरा पढ़कर चले गए तो पेपर में कोई भी सवाल ऐसा नहीं लगेगा कि आपने पढ़ा नहीं था, बशर्ते ये सब इन सब चीजों से मुक्त होके जो आप हरकतें कर रहे हो सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो, ठीक है।
तो ये क्वेश्चन एक बार आप और देख लीजिएगा, बाकी वो वाला सवाल मैं कराऊंगा। और जिनको कंसेप्ट अपना क्लियर करना है तो भैया अमित सर मैथ्स ऐप पर टॉपिक वाइज क्लास होती है, आप बैच में एनरोल कर सकते हैं जिसको कंसेप्ट सीखना है। ठीक है, तो अमित सर मैथ्स ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा वहां पे ये पीडीएफ एक सीक्वेंस में प्रोवाइड करा दी जाए, क्योंकि कई लोग, बट अभी के लिए रेल बुक स्टडी टेलीग्राम पे सर्च करो, वहीं पर पीडीएफ अपलोड हो रही है। बात समझ में आ गया? बाकी देखो, सभी लोग कमेंट करके जरूर बताना क्लास कैसी लगी, और ये बकवास वाले कमेंट मत करना कि इसी तरह कराइए। भाई मैं सारी क्लासेस वो परफेक्ट है, मुझे आपने नहीं बताया था कि ये सवाल लेना है या फिर वो करना है। ठीक है, तो मैं जैसे करा रहा हूं वो चलने दो। ठीक है, ये सब मत बताया करो। एक सवाल में बोलोगे कि क्या इतना आसान पेपर आता है, फिर कहते हो कि क्या कठिन इतना क्वेश्चन आता है। तो भाई क्यों मतलब ये उल्टी सीधी हरकतें करते हो? तो क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी मुलाकात करते हैं नेक्स्ट क्लास में। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शुभ रात्रि।